बहुत अच्छा सफ़र रहा, चूँकि शुरुआत में बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। रीज़न क्या होता है कि हम जानते हैं हमारे देश में अभी भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर आपके पास पैसा नहीं हो, अगर बच्चों का अपने पेरेंट्स के प्रति, दादा-दादी के प्रति, परिवार के प्रति भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, देश के प्रति जुड़ाव नहीं है, टीचर्स के प्रति जुड़ाव नहीं है, तो वो सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाएगा। मैम, ज़रूरी नहीं कि तुमको यहाँ पर सरकारी जॉब दिलाने की गारंटी दिलाएँ, लेकिन हम ये ज़रूर आपसे वादा करते हैं कि जब आप यहाँ से निकलोगे तो देश का अच्छा नागरिक बन के निकलोगे, माता-पिता के प्रति आदर सम्मान की भावना को और जागृत करते हुए निकलोगे। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत है और हमारे यहाँ थियोरेटिकल अप्रोच बहुत है। अभी हम लोग स्किल बेस्ड की बात कर रहे हैं जी। जो अब क्यों कर रहे हैं, आज से 20 साल पहले अगर करे होते तो आज शायद हर घर में स्किल बेस्ड आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिलता। शायद मैंने अपना फर्स्ट ब्लड डोनेट किया था 1992 में, जब मैं 17 साल का ही था जी। और मैंने फर्स्ट टाइम अपना ब्लड डोनेट किया था जब फादर साहब के कोई एक्सीडेंट हुआ था और उनको इमीडिएटली लाइव ब्लड की रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद मैंने कोई भी ऐसा साल ऐसा नहीं होगा जब मैंने कभी ब्लड डोनेशन नहीं किया होगा। हम सबसे पहले खुद पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कोई भी चीज़ का। मैं कभी भी किसी दूसरे पे थोपता नहीं हूँ। एग्जैक्टली यहाँ कोई भी स्टाफ नहीं है, हमारे यहाँ जो भी है वो फैमिली मेम्बर है, जो भी है वो दिल का रिश्ता है, किसी से भी दिमाग का रिश्ता हम नहीं रखते हैं, इसीलिए कई बार हम लोग बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। जिंदगी में कुछ नाम इमोशंस बन जाते हैं, तो कुछ नाम इंस्पिरेशंस बन जाते हैं, तो कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो कईयों की जिंदगी में उजाला भर जाते हैं। आज मैं जिस शिक्षण संस्थान में मौजूद हूं, उस शिक्षण संस्थान की स्थापना किसी व्यावसायिक सोच के साथ या किसी बिजनेस माइंड के साथ कभी भी नहीं की गई थी दोस्तों, कभी भी नहीं। इस शिक्षण संस्थान की शुरुआत हुई थी एक पिता ने अपनी बेटी को और एक भाई ने अपनी बड़ी बहन को यादों में और पूरे जीवन भर जिंदा रखने के लिए। सोचिए, जिस शिक्षण संस्थान की शुरुआत ऐसे भावनात्मक जुड़ाव के साथ हुई हो, वहां बच्चों में केवल पढ़ाई ही नहीं करवाई जाती हो, वहां बच्चों में भरे जाते होंगे इमोशंस, संवेदनाएं, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये सारी चीजें लगभग समाप्त होती जा रही है। मैं बात कर रही हूं अनुष्का ग्रुप की। यहां बच्चा आने के बाद सिर्फ पढ़ता ही नहीं है, बल्कि संवेदनात्मक रूप से भी मजबूत होता है, और ये आज की सबसे बड़ी जरूरत है। मेरे साथ मौजूद हैं राजीव सुराना जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कृतिका चौबीसा जी को हम लोग हमेशा रील में और उसमें देखते आए हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। आज रूबरू होने का 2 साल बाद वापस मौका मिला, मुझे बहुत खुशी है मैम। जी बिल्कुल, 2 साल बाद काफी लंबा समय हो गया आपसे मिले हुए। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो हमारा ये वार्तालाप है वो स्टूडेंट्स के मन तक पहुंच पाएगा, पेरेंट्स के मन तक पहुंच पाएगा। सर, अनुष्का ग्रुप की शुरुआत जैसा कि मैंने बताया कि एक बहुत इमोशंस के साथ में की गई। थोड़ी सी शुरुआत का संक्षिप्त परिचय हमें दे दीजिए। जी मैम, सबसे पहले तो मैं उदयपुर न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अनुष्का ग्रुप की स्टोरी को आज कवर करने जा रहे हैं। मैं बात करता हूँ मेरी बड़ी बहन डॉक्टर अनुष्का सुराना की, जो कि बहुत ही टैलेंटेड लेडी थी। जी। उन्होंने अपना एमएससी केमिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट थे, फिर उन्होंने पीएचडी राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया, फिर पोस्ट डॉक्टरल के लिए वो जर्मनी गए। जी। मैं शायद 1998-99 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम आउट ऑफ इंडिया जाना, वो भी जर्मनी में जाना, और एज ए पीडीएफ बहुत बड़ी बात थी। और उनके 11 पेपर्स इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुए। जब वो पीडीएफ करने के बाद आए, इंडिया आए, और चूंकि उनको यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी मिला इंडिया का, उसके बाद हमने उनकी बहुत अच्छे धूमधाम से शादी करी। सिंगापुर में हम कंवर साहब थे, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू और एमबीए की 4 डिग्री उनके पास भी थी। बहुत अच्छी जोड़ी थी, कहते हैं कि भगवान ने बहुत अच्छी जोड़ी बनाई थी। लेकिन शादी की 43 डेज बाद ही, जब वो 2 दिन बाद इंडिया आने वाली थी, उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई। तो पूरा परिवार एक शॉक में आ गया कि ऐसा क्या हो गया कि इतनी दिव्यात्मा अचानक हमें सबको छोड़ के चली गई। हम सब लोग डिप्रेशन में चले गए थे, फादर साहब, मदर, मैं, छोटी सिस्टर, सब लोग बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। तो हमने कहा ऐसे ज़िंदगी चलेगी नहीं, तो कुछ किया जाए। तो उस कुछ में से ही डॉक्टर अनुष्का ग्रुप की स्थापना हुई। फादर साहब चूँकि लॉ में डीन थे, तो उन्होंने सोचा कि कुछ न कुछ उसकी याद को, उनकी दीदी, उनकी बेटी की को जिंदा रखने के लिए अनुष्का लॉ कॉलेज की स्थापना की। यही शुरुआत। जी, तो एक ये निजी दुख था आपका जिसे आपने ताकत में बदला। जी। कैसा रहा सफर सर अब तक का?
बहुत अच्छा सफ़र रहा, चूँकि शुरुआत में बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। रीज़न क्या होता है कि हम जानते हैं हमारे देश में अभी भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अगर आपके पास पैसा नहीं हो। और चूँकि फ़ादर साहब डीन थे, उस टाइम कोई बहुत ज़्यादा पैसा हुआ नहीं करता था, मैं भी एक साधारण नौकरी किया करता था, तो पैसा था नहीं। उसमें आपको शिक्षा के जगत में एक किसी कॉलेज की स्थापना करना, उसको फलता-फूलता हुआ देखना, उसके लिए आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। हुँ, हुँ। आपको प्रचार-प्रसार करना पड़ता है, आपको बिल्डिंग बनानी पड़ती है। तो जब आपके पास संसाधन कम होते हैं और इच्छाएँ बहुत ज़्यादा होती है, तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन चूँकि हमारे पास एक इच्छा शक्ति थी हुँ। कि दीदी की याद को ज़िंदा रखना है, तो हमने सब पूरा परिवार, मैं, फ़ादर साहब, मदर, छोटी सिस्टर, उनके हस्बैंड, मेरी वाइफ़, पूरा परिवार इसमें लग गया और इस रूप में आज देख पा रहे हैं। जी। और यही है शायद कारण कि आज मैं नई बिल्डिंग में अनुष्का ग्रुप की बैठी हूँ और आपके साथ रूबरू हो रही हूँ। सर, जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा जी, कि भावनात्मक जुड़ाव बेहद ज़रूरी है। जी। आप क्या मानते हैं पढ़ाई के साथ, स्टडी के साथ बच्चों के लिए कितना इमोशनल सपोर्ट ज़रूरी है आज के समय पे? आज का समय जो कि सोशल मीडिया का समय है, मुझे लगता है जब तक बच्चों के अंदर या पेरेंट्स, टीचर्स सबके अंदर भावनात्मक जुड़ाव नहीं होगा, हुँ। हम कहीं पे भी सफलता को हासिल नहीं कर पाएँगे। अगर बच्चों का अपने पेरेंट्स के प्रति, दादा-दादी के प्रति, परिवार के प्रति भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, देश के प्रति जुड़ाव नहीं है, टीचर्स के प्रति जुड़ाव नहीं है, तो वो सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाएगा। सेम रिवर्स में हम बात करें, अगर पेरेंट्स का अपने बच्चों के प्रति जुड़ाव नहीं है, तो वह कभी भी किसी भी हालत में सक्सेस को हासिल नहीं कर पाएगा। तो हम लोग सबसे पहले शिक्षा ये देते हैं। हमारे जब संस्थान में बच्चा आता है मैम, तो मैं बताऊँ आपको, हम ये बोलते हैं कि हम ज़रूरी नहीं कि तुमको यहाँ पर सरकारी जॉब दिलाने की गारंटी दिलाएँ, लेकिन हुँ। हम ये ज़रूर आपसे वादा करते हैं कि जब आप यहाँ से निकलोगे तो देश का अच्छा नागरिक बन के निकलोगे, माता-पिता के प्रति आदर सम्मान की भावना को और जागृत करते हुए निकलोगे। वर्तमान शिक्षण प्रणाली की अगर बात करें तो क्या कमियाँ आपको सर अभी नज़र आती हैं? क्योंकि बहुत लंबा सफ़र आपका इस फ़ील्ड में निकला है, तो एक अनुभव जानना चाहती हूँ। मैम हाँ, हमारे देश में मैं आउट ऑफ इंडिया रहा हूँ और करीब-करीब दुनिया के सभी देश घूम के आया हूँ। करीब-करीब कोई भी कंट्री ऐसी नहीं होगी वर्ल्ड में जहाँ मैं शायद नहीं गया होऊँगा। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत है हुँ। और हमारे यहाँ थियोरेटिकल अप्रोच बहुत है। जैसे हम प्रैक्टिकल अप्रोच में जाएँगे, आप देखिए चीज़ें सब बदल जाएगी। हुँ। अभी हम लोग स्किल बेस्ड की बात कर रहे हैं, जी। जो अब क्यों कर रहे हैं? आज से 20 साल पहले अगर करे होते तो आज शायद हर घर में स्किल बेस्ड आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिलता। तो आज स्किल की कमी हो रही है, जो अच्छा स्किल है वो बाहर जा रहा है। तो हमारे देश में इतना अच्छा सब कुछ होते हुए आज कहते हैं कि वर्ल्ड का सबसे यूथ कंट्री की बात करें तो हमारा देश है। जी। लेकिन ज़्यादातर यूथ क्यों बाहर जाना चाह रहा है? क्योंकि उसको ये मौके नहीं मिले यहाँ पर। तो उन मौके को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है और अगर आने वाली सरकार या अभी जो सरकार है वो उनको कर रही है, वोकेशनल कोर्सेज़ ला रही हैं, इस पे फोकस भी कर रही हैं। तो तो डेफ़िनेटली एजुकेशनल के साथ वोकेशनल कोर्सेज़ का होना ज़रूरी है, साथ में सिमिलर चला सकते हैं हम लोग? बिल्कुल चलाना चाहिए क्योंकि हुँ। अगर आपको इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये सब ऐसे काम हैं जिनके लिए आपको हर जगह कमी मिलेगी। तो अगर आप इस तरह के कंप्यूटर ऑपरेटर्स हो गए, अब जी। आप ढूँढ रहे हैं बाहर कि कहाँ से हम लोग लेके आएँ। यूथ बहुत है, हुँ, लेकिन हुँ। उस यूथ को मालूम नहीं है कि हमको किस दिशा में जाना है। ये दिशा अगर उसकी हमने दिखा दी, तो उसकी दशा बदल जाएगी। सर, अनुष्का ग्रुप के लिए कहा जाता है कि सामाजिक सरोकार भी बहुत ज़्यादा रखता है ये जी, और इमोशंस की बात हमने करी ही है। जी। तो किस तरह से स्टूडेंट्स को आप इन सब से जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं और काम करते हैं? मैं बताऊँ कि शायद मैंने अपना फर्स्ट ब्लड डोनेट किया था 1992 में, जब मैं 17 साल का ही था जी। और मैंने फर्स्ट टाइम अपना ब्लड डोनेट किया था जब फादर साहब के कोई एक्सीडेंट हुआ था और उनको इमीडिएटली लाइव ब्लड की रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद मैंने कोई भी ऐसा साल ऐसा नहीं होगा जब मैंने कभी ब्लड डोनेशन नहीं किया होगा। हमारी पूरी परिवार ने, मेरे बच्चों सहित, सबने पूरी बॉडी को डोनेट कर रखा है। जी। आई डोनेशन कर रखा है, बॉडी डोनेशन कर रखा है और ब्लड डोनेशन हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं। हम सबसे पहले खुद पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कोई भी चीज़ का। मैं कभी भी किसी भी दूसरे पे थोपता नहीं हूँ। हमारे जी। परिवार ने, फादर साहब ने यही दिया है हुँ, कि हुँ। अपने पे अगर कुछ अप्लाई करोगे तो दूसरों को कुछ कह सकोगे। तो यहाँ पे जब बच्चा आता है तब हम उन्हें, बच्चे को बोलते हैं कि तुमको ब्लड डोनेट करना ही पड़ेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, उस दिन आपकी कोई कंडीशन है, आप नहीं दे पा रहे हैं, बीमार हैं या कोई दूसरे प्राकृतिक कारण से आप नहीं दे पा रहे, बट हम बच्चों को ये बोलते ही बोलते हैं कि तुमको ब्लड डोनेट करना पड़ेगा, तुम्हें सामाजिक सरोकार के जो भी कार्य हैं वो करने पड़ेंगे, माता पिता का तुमको आदर सम्मान करना ही करना पड़ेगा। हम लोग 9 बजे शार्प, हमारे यहाँ राष्ट्रीय गान
होता है हर क्लासरूम में, हर जगह। जी। ये हमने पिछले 10 साल से ये कर रखा है। तो ये हम्म। सब चीज़ें हम लोग बच्चों में इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाले समय में जो हमारा यूथ है वह अच्छा भविष्य लेके निकले और देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। जी। सर, किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो जो उसकी नींव का काम करती है। सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ के स्टाफ की, जी। तो उसका थोड़ा-सा हमें बताएँ? एग्जैक्टली यहाँ कोई भी स्टाफ नहीं है, हमारे यहाँ जो भी है वो फैमिली मेम्बर है, जो भी है वो दिल का रिश्ता है, किसी से भी दिमाग का रिश्ता हम नहीं रखते हैं। इसीलिए कई बार हम लोग बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, हुँ, कोई छोटी छोटी चीज़ें भी हमको चुभ जाती है, लेकिन उससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड होती है। हमारे यहाँ जो भी आता है, जो हमारा फैमिली मेम्बर बन जाता है, प्लस कभी भी मुझे नहीं लगता कि बहुत कम स्टाफ होंगे जैसे छोड़ के गए होंगे। जी। अब किसी की शादी हो गई या किसी को कुछ इश्यूज हो गए, बाकी मोस्ट ऑफ द स्टाफ कई बहुत साल पुराने हैं और ऐसा लगता है जैसे हम एक परिवार में काम कर रहे हैं। मुझे तो कई बार घर जाने की भी इच्छा नहीं होती, लगता है कि इन्हीं के सबके साथ बैठा रहूं, बात करें। बहुत सारी चीज़ें जब हम लोग उनसे बात करते हैं, उनके दुख दर्द समझते हैं, हमारे दुख दर्द उनके साथ बांटते हैं, तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है हम लोगों के लिए। साथ ही वेल ट्रेन्ड स्टाफ बिल्कुल बच्चों के साथ मौजूद रहता है, हर तरीके से। जी, हुँ। कोशिश पूरी की जाती है कि जो भी फैकल्टी स्टाफ है, पहले हम लोग उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दें, उनको बताया जाता है कि आपको बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है। जी। क्योंकि आज का समय ऐसा है कि बच्चों को एक छोटी-सी चीज़ भी अगर आप कह देते हैं, तो दिल को लग जाती है। हुँ। तो उन चीज़ों और ये फेस करते हैं हम लोग रेगुलर बेसिस पे कि एक छोटी-सी चीज़ बच्चों को बोल दी और वो बच्चा अपने दिल पे लगा लेता है। तो किस तरीके से उस बच्चे को हैंडल करना है, ये चीज़ हम लोग उनको भी ट्रेंड करते हैं। इवन कहीं उनसे हैंडल नहीं हो पा रहा था, तो मैं खुद पर्सनली उन बच्चों के साथ मिलके उनकी जो भी समस्या है उनको दूर करने की कोशिश करता हूँ। सेकंड चीज़ है शिक्षण पद्धति, टीचिंग मेथड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आजकल के ज़माने में है सर। तो वो क्या-क्या आप लोग अपनाते हैं जिससे बच्चे को ईज़ी हो जाए कुछ भी चीज़ को ग्रैस्प करना? मुझे लगता है कि जितना प्रैक्टिस आज के समय में बच्चा करेगा, उतने सक्सेस होने के चांसेस बहुत रहते हैं। हमने पढ़ाया और बच्चे ने अगर उसको पढ़ लिया, हुँ। उसके बाद उसको प्रैक्टिस नहीं करी, तो वो कभी भी सक्सेस को नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो हम लोगों ने 5 डेज़ टीचिंग रखते हैं, 6 डे हमारे यहाँ मॉक टेस्ट होता है। जी। उस मॉक टेस्ट को आपसे सॉल्व कराया जाता है। बच्चों को बोला जाता है डेली हम हुँ। प्रैक्टिस सेट देते हैं कि तुमको डेली करके आना है। अच्छा, स्कूल की तरह हम लोग उसको चेक करते हैं कि भाई तुमने किया है नहीं किया। बच्चे नहीं करके आते तो उनको थोड़ा डांट फटकार, वो हमारे 1-2 फैकल्टी तो ये जस्ट डंडा लेके भी खड़े रहते हैं, हुँ। डराने के हिसाब से मारते नहीं है कि बच्चे इतने बड़े होते हैं, हुँ, हुँ। बट एटलीस्ट उनको ये मन में भय होता है कि सर आएंगे हमसे पूछेंगे, राजीव सर आएंगे, हो सकता है देख लें। मैं खुद जाके अंदर कॉपीज देखता हूँ, कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ बच्चों को। तो ये थोड़ा सा भय होना बच्चों में बहुत जरूरी है आज के समय में। जी, आपको देख के लगता नहीं है ऐसा सर। लेकिन टीचिंग मटीरियल की अगर मैं बात करूँ तो वो किस तरह से प्रोवाइड करवाते हैं आप बच्चों को? टीचिंग मटेरियल की जहाँ तक बात होती है, फैकल्टीज खुद, हर फैकल्टी को हमने एक दे रखा है कि डेली उनको मॉक टेस्ट देना है। लेटेस्ट पैटर्न के साथ जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको खुद को सॉल्व करना है। वो जी। खुद सॉल्व करते हैं, जिस तरीके के पैटर्न्स आते हैं उसके हिसाब से क्वेश्चंस बनाते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम बना के एक बुक फॉर्मेट में देके बच्चों को देते हैं हम लोग। ओके। अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन है ऑनलाइन क्लासेस का। सर, मैं पर्सनली मुझे ये फ़ील होता है कि शायद अगर मैं कोई एग्ज़ाम या मैं पढ़ाई करूँ तो वो किताब का पन्ना पलट के पढ़ने में जो आनंद आता है ना, वो ऑनलाइन या स्क्रीन पर आज भी नहीं आता। तो सर, आप क्या मानते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, हालाँकि ये आज के समय की डिमांड है क्योंकि स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऑफ़लाइन बेस्ट है या ऑनलाइन बेस्ट है? मैं 101% आपसे एग्रीड हूँ। मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि ऑनलाइन क्लास चले। जब तक आई कांटेक्ट नहीं होता है फैकल्टी का और बच्चों का, तब तक आप पढ़ा ही नहीं सकते। हुँ, हुँ। आप देख ही नहीं सकते कि उस बच्चा वास्तव में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, मजबूरी में हमको ऑनलाइन क्लासेस लगानी है, एक अलग बात है, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस हमेशा, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज़ के लिए आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो बस हम लोग तो यही चाहते हैं और हम बच्चों को भी यही बोलते हैं, ये रेगुलर आए और ऑफलाइन क्लास लें। ऑनलाइन तो एक ठीक है, कोविड के टाइम पे एक सुविधा चली थी, लेकिन बच्चा कितना कंसंट्रेशन के साथ कर रहा है, क्यों उसमें तो अगर क्लास दे दी, सो गया, बाद में रिकॉर्डेड देख लेगा। हुँ। आपने देखा नहीं देखा, कितना फैकल्टी से क्या पूछना है वो भी आपको नहीं मालूम है। तो आई कांटेक्ट होना फैकल्टी के साथ बहुत ज़रूरी है, तो मैं ऑफलाइन क्लासेस को प्रेफर करता हूँ। बेस्ट मानते हैं सर आप? बिल्कुल। जी। अब बात करें हम अनुष्का एकेडमी में जिस तरह से बच्चों के, ये आपने कहा कि संवेदनात्मक ध्यान उन पर दिया जाता है सर। तो बहुत तरीके के बच्चे आते होंगे सर आपको, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे मिले होंगे जो इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने आप को डल महसूस किया होगा, क्योंकि जीवन में अगर एक असफलता आई ना, तो वो ऐसी उम्र होती है कि बच्चा बिल्कुल निराश हो जाता है। ऐसे में किस तरह से पेरेंट्स को आप लोग हैंडल करते हैं? किस तरह से इस बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि नहीं, ये शुरुआत है, तो यहाँ से तो आपको बहुत आगे जाना है? ये बात आपने बहुत अच्छी बोली। अभी तक तो ये होता आया है कि पेरेंट्स जब एक बार अनुष्का में भेज देते हैं तो उनको ये फेथ होता है, ये बिलीव होता है कि बच्चा हमारे यहाँ कुछ ना कुछ करके निकलेगा।
वो कभी मेरे को रेयर चांस में कोई पेरेंट्स आके ये बोलते हैं कि यार हमारे बच्चे ने पढ़ा ढंग से नहीं सर, या फिर हमारे बच्चे की कहीं कमी हो रही है, रेयर चांस में। हम जो भी बच्चा है, देखिए फेलियर तो ज़िंदगी का हिस्सा है और फेलियर से ही आदमी सक्सेस को प्राप्त करता है। हर बच्चे के साथ जिसके फेलियर होता है, हम लोग उसके साथ बैठते हैं, उसकी काउंसिल करते हैं, उसको ये मोटिवेशन देते हैं कि ये नहीं तो अगला बार पक्का तुम्हारा है। और ये मोटिवेशन वास्तव में 70-80% बच्चों के तो काम कर जाता है। जी। उनको जब ये फील हो जाता है कि नहीं सर को हमारे पर फेथ है, तो हम कर लेंगे, मतलब वो शायद हो सकता है पेरेंट्स की बात इतना नहीं सुने जितनी कि फैकल्टी की और हमारी बात सुन लेता है। कई बच्चे ऐसे हैं, अभी लेटेस्ट में एक बच्चा हिम्मत सिंह देवल था, बहुत मस्ती मजाक, और गांव से बोला कि आई में तो खेलने और कूदने था। हमने उसको खूब खिलाया पिलाया और उसको उसको बोला कि नहीं बेटा तुम कर लोगे कर लोगे। वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया। क्या बात। अभी रतन गुर्जर करके भी बच्चा था, उसके भी यही कि मस्ती मजाक पूरी थी। मतलब नाम मैं स्पेशली इसलिए ले रहा हूँ कि वो बच्चे भी बहुत खुश होंगे कि उनको मालूम था कि सर को हम पे बिलीव है कि हम कर लेंगे। अभी एक प्रकाश करके बच्चा है, वो आरएस बना। जी। तो जब वो आया था तो बहुत यूं बच्चा यूं कमज़ोर था, लेकिन मोटिवेट करते रहे। वो बैंक में एसबीआई में उसका सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने जब हुआ तो मैंने कहा बेटा तुमको आरएस बनना है, कि सर आपने बोला है तो मैं बन के दिखाऊंगा, और इस बार आरएस भी बन गया। तो सबसे पहले उसका कॉल आया, सर देखिए आपको मैंने कहा था बन गया। ऐसे बहुत स्टोरीज ऐसी हैं जिन बच्चों को हम मोटिवेशन देते हैं और दिल से देते हैं, तो वो सक्सेस के रूप में मतलब परिणत फेल्योर हो। गिरा सकती है लेकिन तोड़ नहीं सकती बच्चे को। बिल्कुल, मतलब अनुष्का की तो मैं जहाँ तक बात करूँ, क्योंकि हम लोग एक-एक बच्चे पे ध्यान देते हैं। फेलियर हो गया तो हम बच्चे को और मोटिवेट करते हैं कि ठीक है, मैं खुद फेलियर हुआ तभी जाके आज मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर मैं पास होता तो हो सकता है कहीं न कहीं मैं जॉब कर रहा होता। मैं फेल हुआ तो आज मैं इस जगह पे हूँ, और मैं एक बार नहीं कितनी बार फेल हुआ। मैं ये अपने खुद के एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं खुद बहुत बार फेल हुआ। फेल होने के बाद मैं आज इस जगह पे आ पाया कि मैं दूसरों को कुछ दे पाऊँ। जी, जी। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई जिस तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कुछ भी सवाल हो आपका जवाब मिनटों में भी नहीं, सेकंड्स में, मतलब 0 सेकंड्स में आ जाते हैं आपके जी, पास में। जी, जी। वो किस तरह से हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्पैक्ट डाल रहा है? देखिए कोई भी चीज़ अगर हम लोग आज से 20 साल पहले की बात करें, उस टाइम मोबाइल्स नहीं थे, कंप्यूटर बहुत कम लोगों के पास थे। फिर धीरे धीरे इंटरनेट आया, मोबाइल भी आने चालू हुए। तो जब भी किसी चीज़ की नया इन्वेंशन होता है, तो अगर आप प्रॉपर तरीके से उसका यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए बहुत लाभदायक है। आज जी। चाहे इंटरनेट की बात करें, मोबाइल की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, ये एसेंशियल पार्ट हो गए हैं। अगर आपको बोलें कि आज नहीं आपको एंड्रॉयड नहीं लेना है या आईफोन नहीं लेना है और काम करना है, नहीं चलेगा, आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन यही अगर अधिकता हो जाए उन पर निर्भरता, तो वो चीज़ आपके लिए वापस दुखदायी हो जाती है। तो सेम चीज़ एआई के लिए भी है। एआई बहुत अच्छा है, इवन हमारी सारी फैकल्टीज उसको यूज़ कर रही हैं। जी। एआई का सदुपयोग करना बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से नोट्स बन जाते हैं, जो बच्चों के लिए और अच्छा रहता है। लेकिन उसका दुरुपयोग अगर होने लग गया, केवल हम उसी पर निर्भर हो गए, तो एग्जाम में तो आप ही को जाके लिखना है बच्चों को, जी। तो वो उस टाइम तो एआई आएगा नहीं, तो हम्म। आप वो सर्च कर नहीं पाएंगे। तो वहाँ पे मैं बच्चों को बोलता हूँ, जितना आपका यूज़ हो सके, जितना ज़रूरत है उतना करें, उससे ज़्यादा आप उसकी लिमिट क्रॉस ना करें। मतलब आने वाले समय में एआई का कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं आएगा एजुकेशन पे? मुझे ऐसा तो तो नहीं है सर कि नौकरी किसी की खा जाए ये? देखिए नौकरी तो खाएगा, हाँ। इसमें तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ 10 जनों का काम है वो एक अकेला एआई करने लग गया है, और इतना सटीकता से करने लग गया है कि हम खुद भी कोई एक ड्राफ्टिंग भी करनी होती है तो बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राफ्टिंग करता है। बट स्टिल अगर आप उसको ध्यान नहीं दें तो ऊपर भी एआई का कुछ लिखा हुआ आएगा, नीचे भी कुछ लिखा आएगा, बीच में भी कुछ लिखा हुआ आएगा। अब आपने उसको कॉपी पेस्ट करके डाल दिया तो मालूम पड़ा कि वो चीज़ जो थी वो बिल्कुल गलत हो गई। तो इतना ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। नौकरी जरूर खाएगा, लेकिन मानवीय दिमाग से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल, उसका तो मुकाबला ही नहीं है। सर वर्तमान समय में जो संसार के हालात हैं, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि युद्ध है और उसका इफ़ेक्ट हर एक देश पर आएगा। जी। तो और उस देश का कोई भी फ़ील्ड जो है वो हमें नहीं लगता कि उससे अछूता रहेगा, चाहे जॉब्स हो, एजुकेशन हो या कोई भी हमारा संसाधनों का काम हो। जी। तो सर किस तरह से एजुकेशन की डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो वो किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है? कितना नुकसान हो सकता है उसको लेकर? मैम, इंडिया मैंने जैसे पहले भी बताया था कि सबसे विश्व की सबसे यूथ कंट्री के अंदर माना जाता है। यूथ का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और आज के समय में यूथ ही पूरी दुनिया को राज करेगा। एक समय था जब चाइना के अंदर भी यही बात थी, लेकिन उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी जो अपनाई, तो उसके कारण आज उनके यहाँ पे एज की जो हम क्राइटेरिया वो बहुत बढ़ गया है, और उनके पास यूथ ही नहीं है जो काम कर सके।
तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पर यूथ की कहीं की भी कमी नहीं है। उस यूथ को अगर हम स्किल बेस्ड कर देंगे तो जी। ये जो समस्या की आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं रहेगी। सर, जिस तरह से अभी एक और नया मुद्दा, क्योंकि आज सारी बात ही शिक्षण पे होगी, तो मैं तो वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य में जो चल रहा है उस पर आपसे ज़रूर आपका व्यू जानना चाहूँगी। जी। अभी पेपर लीक हुआ। सर, जिस तरह से ये चीज़ें हो रही है स्टूडेंट्स के साथ कंटिन्यू, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या सरकार को कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए? ऑनलाइन, जैसा कि मैंने बताया कि वो हम उसको नकार तो नहीं सकते, ऑनलाइन टेस्ट हमें आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। हालाँकि सिस्टम में भी वो चीज़ आने लग गई है, लेकिन अभी भारत के पास प्रॉपर इतना सारा संसाधन नहीं है कि लाखों स्टूडेंट्स को एक साथ एक ही समय पर वो एग्ज़ाम दिलवा पाए। तो उसके लिए कुछ ऐसा आइडिया आप देना चाहेंगे? इस बात से मैं सहमत भी हूँ आपसे पूरी तरह से कि पेपर लीक तो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। देखिए बच्चा साल 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहा है और एक दिन में 3 घंटे के पेपर में उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। आपका और मेरा बच्चा भी इसी एज ग्रुप में चल रहा है। डेफ़िनेटली अगर उनके साथ भी इस तरह की कोई चीज़ हो जाए तो शायद हम लोग भी बहुत डिमोटिवेट हो जाएँ और सरकार को या जिन भी अधिकारियों को अच्छी खासी हम लोग बैड वर्ड्स का यूज़ भी करें। सरकार को बहुत कदम कड़े उठाने चाहिए। बिल्कुल भी ये आपको एक्सेप्टेबल ही नहीं है, अनएक्सेप्टेबल चीज़ है कि पेपर लीक हो जाए, क्योंकि इतने सालों की मेहनत ख़राब हो जाती है बच्चों की। एसआई का भी पेपर 2021 वाला भी जब है कि हम लोग वापस हो रहा है, अब जिन बच्चों के 5 साल ख़राब किए, अब आप देखिए जिन्होंने जेन्युइनली दिए थे उनकी क्या गलती थी? ठीक है, डिसीजन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों के 5 साल ख़राब हुए, आजकल तो 5 महीने ख़राब होना भी बहुत बड़ी बात होती है आज के जिन्होंने समय में। पूरी लगन के साथ मेहनत की, उनके साथ उनके तो लिए बहुत तो। बड़ा धोखा है। तो ऑनलाइन जो पेपर आप बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा है। उसमें क्या होता है कि सेट अलग-अलग होते हैं, ए, बी, सी, डी। तो किसी को भी मालूम नहीं होता कि कौन सा सेट आने वाला है, क्वेश्चन जंबल हो के आ जाते हैं। तो एक वो अच्छा ऑप्शन है। संसाधन तो सरकार को बढ़ाने ही पड़ेंगे। अब जहाँ तक भ्रष्टाचार खत्म होगा तो संसाधन बढ़ जाएँगे। हम भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो हमारे देश में आज की डेट में भी बहुत भ्रष्टाचार है। उसमें जब तक लगाम नहीं लगेगी तो कोई ना कोई कदम तो कड़े उठाने पड़ेंगे सरकार को, क्योंकि जो पैसा वास्तव में हमारे इंफ्रा में लगना चाहिए, जो पैसा हमारे लोगों के रोड में तो दूसरी जगह पे लगना चाहिए, वो वास्तव में उतना पैसा लग नहीं रहा है। तो वो तो मैं तो एज ए यूथ भी यही बात करूँगा कि सरकार को बहुत कदम कड़े उठाने चाहिए। एक्स वाई जेड कोई भी हो, होता क्या है कि कोई पकड़ा गया, उसके बाद ट्रायल चली, फिर वो साल 2 साल में या 6 महीने में छूट जाता है। तो जब व्यक्ति छूट जाता है तो उसको हौसला मिलता है कि मैं और अच्छा गलत करूँ, कि वहाँ पे जी। छूट जाऊँगा। एक बार पकड़े जाने के बाद छूट गया व्यक्ति तो उसको पक्का हौसला मिलता है। वो छूटना नहीं चाहिए, अगर वो गलत है तो छूटना चाहिए नहीं चाहिए, कोई भी हो। और सरकार को संसाधन भी बढ़ाने ही होंगे। जी। पैसा है, ऐसा नहीं है हमारे देश में, ऐसा नहीं पैसा नहीं है। लोग टैक्स के रूप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस खूब है, लोग पैसा दे भी रहे हैं। जी। तो ऐसा नहीं है संसाधनों की कहीं कमी है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन उसका नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ पैसा 100% गलत जगह जा रहा है, भ्रष्टाचार में जा रहा है। उसको कहीं न कहीं रोकना बहुत ज़रूरी है। जी। सर, हमने बात की आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंट की, जिस तरह से आपने कहा कि एक सीमा में उसका यूज़ होना चाहिए और उतना ही होना चाहिए जितना आपके लिए ज़रूरी हो। जी, आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। जी। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो डिसिप्लिन और वैल्यूज़ की बात हम करते हैं, जी, हमेशा अनुष्का ग्रुप इसकी बात करता है जी, और इसी वजह से ये एक अलग प्लेटफ़ॉर्म मतलब बच्चों को उपलब्ध करवा पा रहा है और अपनी पहचान बना पा रहा है। जी। वो कितना ज़रूरी है और उसके लिए आप लोग क्या-क्या करते हैं? मैं हमेशा से ही इस बात को कहता आया हूँ कि पूछते हैं कि एक वर्ड में अनुष्का ग्रुप को डिफाइन करना, तो मैं बोलता हूँ डिसिप्लिन। जी। मैंने अभी पहले भी यही बोला था, डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस। किसी भी चीज़ में अगर सक्सेस प्राप्त करनी है तो डिसिप्लिन आपको कंसंट्रेशन के साथ करना ही पड़ेगा। तो हम लोग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 5 डेज़ क्लास चलाते हैं। बच्चों को रेगुलर इस चीज़ के लिए कहा जाता है कि आपको क्लास अटेंड करें। कोचिंग में आपने कभी नहीं सुना होगा पीटीएम होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पीटीएम भी रखते हैं। जी। पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। बच्चों की से रिलेटेड कोई बात होती है तो हम लोग उनको समझाते हैं। तो ये जो बॉन्डिंग हो जाती है, ये हमारी की टू सक्सेस है। तो ये एक हम अलग तरह की चीज़ करने की कोशिश करते हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नॉर्मली नहीं होती है। नहीं होती है, जो 11th-12th के बाद की कोचिंग होती है उसमें। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं, पेरेंट्स आएँ वो हमसे डिस्कस करें कि बच्चों के बिहेवियर में कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो 99% टाइम में हमको पॉजिटिव सुनने को मिलता है। ठीक है, हर जगह 2, 5, 10% का एक्सेप्शन रहता है, बट 99% पेरेंट्स भी और बच्चे भी बोलते हैं कि यस, हमारे यहाँ पे बिहेवियर में चेंज हुआ है, बच्चा खुश रहने लगा है
और इतने सालों में कभी भी हमने कोई भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ, न टचवुड कभी आगे हो भी नहीं कि कोई गलत चीज़ हो गई हो संस्थान में बच्चे के रहते हुए या फैकल्टी के साथ या स्टाफ के साथ। तो ये चीज़ सर अच्छी है। कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडीज कितना मायने रखती है? 100% मैं बच्चों को बोलता हूँ कि जितना आपने 4 घंटे यहाँ पढ़ा है, 4 घंटे आपको घर पे पढ़ना ही पढ़ना है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, तब तक आप कभी भी पास नहीं हो पाओगे, क्योंकि जो फैकल्टी ने आपको पढ़ाया वो उस टाइम तो आपको लगता है कि यस मेरे को सब कुछ आता है, लेकिन आपने घर जाके उसको रिवाइज नहीं किया, सेल्फ स्टडी नहीं किया, तो आप कभी भी सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो सेल्फ स्टडी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग एक रास्ता दिखा रहे हैं, उस रास्ते पे चल के सक्सेस को हासिल करना उस बच्चे का जैसा कि श्री कृष्ण करते हैं। बिल्कुल वो तो रास्ता दिखाया उन्होंने कृष्ण अर्जुन को, और देखिए आप किस जी। तरीके से सक्सेस हासिल। तो बच्चों के दबाव और तनाव को कम करने के लिए आप किसी तरह की कोई मोटिवेशनल क्लासेस चलाते हैं? हमारे यहाँ सीनियर IAS ऑफिसर जो रिटायर्ड है सुमति लाल जी बोहरा सर, वो पिछले 11 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ में ही जो फैकल्टी स्टाफ है, और हर वीक में हम लोग IAS RAS या कुछ बैंक ऑफिसर्स को बुलाते हैं, उन बच्चों को मिलवाते हैं, उन बच्चों से 1 to 1 इंटरेक्शन कराते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उन्हीं के ग्रुप से निकल के गए हुए होते हैं, तो बच्चा जब उनको प्लेटफॉर्म पे देखता है तो उनसे जिज्ञासा पूछता है कि भाई तुमने ऐसा क्या किया जिससे कि तुम आज सक्सेस को हासिल कर पाए। आज मैं बोलूँगा, हो सकता है मैंने जो एग्ज़ाम दिए होंगे 20 साल पहले दिए होंगे, बट जो बच्चा अभी दे रहा है वो उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगा। तो हम लोग हर सैटरडे को ये कोशिश करते हैं कि इस तरह का एक सेमिनार रखें ताकि बच्चा उनके साथ कम्युनिकेट कर पाए। ये एक तरीका हम लोगों ने अपना रखा है पिछले कई सालों से। जी। सर मेरा एक सवाल और है, जैसा कि अभी मई जून का महीना चल रहा है, बच्चों की अभी-अभी क्लासेस खत्म हुई है, स्कूल खत्म हुए हैं, छुट्टियाँ हैं। पहले के समय में ये होता था कि हम छुट्टियों में दादी-नानी के घर जाया करते थे। आज वो चीज़ें लगभग खत्म हो गई है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर बच्चों पे हो गया है ना कि अगर छुट्टियाँ हो भी गई तो हम चाहते हैं कि मैं खुद चाहूँगी कि मेरी बेटी जो है वो अब किसी हॉबी क्लासेस में चली जाए। तो राइट। सर वो किसी तरह से बच्चों को फ़र्क नहीं डाल रहा? क्या वो रिश्ते खत्म, क्योंकि संवेदनाओं की बात तो अनुष्का ग्रुप हमेशा करता है। तो एक मेरा पर्सनल सवाल है आपसे जो मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों तक भी पहुँचे। अब आपने मेरे को बहुत धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि मुझे मेरे दिन याद हैं स्कूल के। मेरे को फाइनल एग्जाम्स में हर साल 1 या 2 एग्जाम छुड़वा देते थे माता-पिता, और बोले कि बुआएँ आ गई है बॉम्बे से, नहीं, आज के पेरेंट्स तो ऐसे नहीं है कि एग्ज़ाम छुड़वाएँगे। तो तुम तो चलो कि तुम्हारा हाफ ईयरली तक एग्जाम नंबर अच्छे आ गए तो तुम पास हो जाओगे। तो मुझे लगता था कि 2 महीने की छुट्टी वास्तव में होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ खूब करवाते हैं। हर महीने में आपको 1 या 2 एक्टिविटी ऐसी मिलेगी, ये सेमिनार के अलावा जो हम सैटरडे को करवाते हैं, जिससे हम लोग बच्चों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, उनको नाश्ता कराते हैं, उनको ये फील कराते हैं कि तुम घर में ही हो। जब बच्चा ये फील करता है कि हाँ मैं घर में ही हूँ, तो पढ़ने के साथ साथ उसको एंजॉय होता है कि कहीं घुमाने ले गए हम लोग, कुछ बच्चों के साथ हम लोगों ने इस तरह की एक्टिविटी कर ली जिसमें बच्चों को भी लगा कि हाँ नहीं कोई, पहले ठीक है मूवीज़ भी ले आते थे, पिकनिक भी ले आते थे, लीगल एड कैंप्स भी होते थे। अभी आज ही बच्चे कुल्लू मनाली जाके आए हैं अच्छा। 10 दिन के ट्रिप से, जी। सुप्रीम कोर्ट गए, फिर कुल्लू मनाली गए। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे क्या चलती बात रहती है! है। तो मतलब मुझसे कुछ छूट रहा है तो मैं चाहूँगी आप दर्शकों को बताएँ कि अनुष्का ग्रुप और क्या-क्या बच्चों के लिए करता है? नॉर्मली हम लोगों ने, जैसे कोविड के समय में अगर आपको ध्यान हो, तो हमने आहार आपके द्वार करके एक मुहिम स्टार्ट करी थी, जो राजस्थान में नंबर 1 थी, सबसे पहले स्टार्ट करी थी। उसके बाद ही घर घर तक, कोविड पेशेंट के घर तक खाना पहुंचा था। सेकंड, हम ब्लड डोनेशन की बात करते हैं, 435 यूनिट इस 9 अप्रैल को हम लोगों ने किए थे, जो उदयपुर का इतिहास है। अभी तक एक सिंगल कैंप में इतना यूनिट कहीं पे भी नहीं हुआ, और ये मैं नहीं करता हूँ, ये करने वाले हमारे सभी बच्चे हैं जो कि मोटिवेट होके वहाँ पर आते हैं और उसको ब्लड डोनेट करते हैं। प्लांटेशन वाला, जब बारिश होती है तब बहुत जगह प्लांटेशन करते हैं, ओल्ड एज होम जाते हैं, ऑर्फनेज जाते हैं, ये हम लोग बच्चों में इनकलकेट करते हैं, नहीं तुमको जाना चाहिए। इवन सेंट्रल जेल भी जाके बच्चों को दिखाते हैं कि देखो किस तरीके से अगर आप कोई गलत कार्य करते हो तो क्या हालत हो जाती है। ये सब चीज़ें बच्चों में इसलिए ज़रूरी है ताकि बच्चों को अच्छा और बुरा सबका नॉलेज हो। केवल अच्छा दिखाएंगे तो बच्चों को ज़िंदगी में कभी छोटा सा भी कुछ बुरा हुआ तो वो बहुत दुखी हो जाएगा। तो हम उसको बुरी चीज़ें भी दिखाते हैं कि नहीं बेटा ये भी चीज़ें देखो, ज़िंदगी में अच्छा और बुरा हमेशा होता है, दिन और रात होते हैं। तो ये नई चीज़ें हैं जो हम लोग कोशिश करते हैं। बीच में हमारे बच्चों ने करीब 47 से 48 दिन तक उदयपुर का ट्रैफिक संभाला था, वो भी एक बहुत अच्छी मुहिम थी। हाँ। तो हम लोग जैसे माइंड में कुछ आता है तो हमारी एक टीम बनी हुई है,
भूपेश जी जो छोटे भाई हैं, कृतिका हैं, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। मतलब एक कृतिका यहाँ भी है। हाँ, एक कृतिका यहाँ भी और एक अच्छा जुड़ाव हो गया। तो हम लोग भूपेश जी पिछले 16-17 साल से मेरे साथ हैं, तो यूँ लगता है छोटे भाई से भी बढ़ के हैं। तो डिस्कस करते हैं, रात को कोई आ गया 12-1 बजे भी तो एक मैसेज करते हैं कि यार ये एक नई चीज़ है जो करनी चाहिए। तो इसी तरह से आहार आपके द्वार, ब्लड डोनेशन, ट्रैफिक का एक हमने 120 विडोवर और डिवोर्सी लेडीज़ को हमने कांस्टेबल की फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कराई थी। उसमें से 19 आज कांस्टेबल लगी हुई हैं। तो ये आनंदी मैम जो कलेक्टर थी उस टाइम का उनका एक इनिशिएशन था जो अनुष्का के साथ किया उन्होंने, जब विनीता ठाकुर मैम आईजी थे। जी, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हम लोगों को जैसे माइंड में आती है तो हम दिन और समय नहीं देखते हैं। मतलब सामाजिक सरोकार पूरा है यहाँ से, बच्चों का भी और स्टाफ का भी। समाज ने भी बहुत दिया है और देश ने भी बहुत दिया है, तो अब बारी है वापस कुछ न कुछ लौटाने की। सर अब एक कुछ लास्ट अंतिम सवाल है मेरा कि स्ट्रीम्स की अगर मैं बात करूं, आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन किस किस स्ट्रीम्स में बच्चों को कोचिंग दी जाती है? एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को। जी, मैं जहाँ तक डॉक्टर अनुष्का लॉ कॉलेज की बात करूँ, वहाँ हमारे पास BA-LLB है जो आफ्टर 12th है, 5 इयर्स का कोर्स है, इंटीग्रेटेड कोर्स है, बहुत अच्छा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। जी, उसके बाद में LLB की बात करूँ, ये ग्रेजुएशन के बाद का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है। और उसके बाद LLM है, PG भी है, हमारा कॉलेज PG कॉलेज है, सबसे अच्छी बात है। उसमें LLB के बाद में आप या PG-DLL के बाद में आप LLM कर सकते हैं, 2 साल का कोर्स है वो। ये पूरा बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, जिसके अंडर में करीब 90 कॉलेज है पूरे राजस्थान के, उससे एफिलेटेड है। जी, और कॉलेज कोचिंग की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर हम IAS RAS की कोचिंग, बैंक SSC की कोचिंग और RPSC में सभी कोचिंग हम प्रोवाइड करते हैं। सबसे अच्छी बात है, जो बच्चे फीस नहीं दे सकते हैं उसके लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में पूरे उदयपुर डिवीज़न में हमारा संस्थान रजिस्टर्ड है। तो उसमें कोई भी बच्चा अगर फॉर्म भरता है तो उससे एक भी पैसा नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार के द्वारा उसकी कोचिंग दिलाई जाती है। और अनुष्का उसमें रजिस्टर्ड संस्थान है पूरे उदयपुर डिवीज़न में। जी, क्या बात है। इसलिए शायद सबसे अलग है। जाते-जाते हमारे पेरेंट्स को और बच्चों को कोई संदेश, कोई मैसेज आप देना चाहें? पेरेंट्स के लिए संदेश, क्योंकि मैं खुद एक पेरेंट हूँ, कि बच्चों पे प्रेशर मत डालिए। आज का समय ऐसा है कि बच्चा आपसे ज़्यादा और मुझसे ज़्यादा होशियार है, उसको सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। बच्चा वास्तव में अगर आप बात करेंगे ना उसको अपने पास बैठा के, आपको लगेगा बच्चे में इतना नॉलेज आया कहाँ से। और बच्चों के लिए बात करूँ, बच्चा पेरेंट्स हमेशा पेरेंट्स ही रहेंगे। हो सकता है कि वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाए हों लेकिन आपको पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो अपने माता पिता का, अपने दादा दादी का, अपने टीचर्स का और अपने से बड़ों का, सबका हमेशा सम्मान रखें। प्लस इस देश जहाँ पर आपने जन्म लिया है उसके प्रति तो आपको आस्था निष्ठा रखनी ही पड़ेगी और रखनी ही चाहिए। कुछ भी हो जाए, हमारा देश से प्यारा कोई देश नहीं है। जय हिंद, जय भारत। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए और इतनी सुंदर बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई। थैंक यू मैम, आप इतना अच्छा बोलते हो तो अपने आप ही सामने वाले तो अच्छा वर्ड निकलने ही निकलने हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस मुझे पूछे। और मैं चाहूँगा कि ये लोग सुने और इसको वास्तव में कुछ अच्छी बात हो तो अनुसरण करें और कुछ गलत मुझसे हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताएं। तो ये थे राजीव सर जिन्होंने सारी बातचीत हमसे की और अनुष्का ग्रुप की जो टैग लाइन है वो मैं आपको बता दूं कि आपकी सफलता ही यहाँ का लक्ष्य है। और अनुष्का ग्रुप जिस तरह से सामाजिक सरोकार रखता है, जिस तरह से संवेदनाओं पर काम करता है, स्टूडेंट्स के ऑल ओवर डेवलपमेंट पे काम करता है, चाहे सोशल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो या फिजिकल डेवलपमेंट, हर तरह से बच्चा यहाँ सर आपकी किसी एग्जाम में वो उसे क्वालिफाइड कर पाए या ना कर पाए, लेकिन एक बहुत अच्छा इंसान बनके जरूर निकलेगा। इसीलिए अनुष्का ग्रुप सबसे अलग है और नंबर 1 है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।